नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं कि क्या बताऊं आपको। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि चुनाव अभी सिर पे है, यानी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। उससे पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की घोषणा की है। कल भी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा इस पे की थी, लेकिन आज इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, जिसके तहत इस अभियान के तहत यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जिसको हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कहते हैं, उसके तहत कहा गया है कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। उन्हें अपनी पहचान और जन्म की तारीख या जन्म स्थान बताने वाला एक दस्तावेज भी देना होगा। दस्तावेजों की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें से कोई भी एक दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद क्या कहा गया? इसके बाद कहा गया है कि 1 जुलाई 1987 से 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को भी जन्म की तारीख या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने माता या पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। अपना तो देंगे ही, माता पिता का भी जन्म प्रमाण देंगे। तीसरा पॉइंट इसमें तीसरा नंबर, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे, ये तो 2 दिसंबर से पहले वाली बात हो गई थी, लेकिन 2004 के बाद जन्मे हुए, 2 दिसंबर 4 के बाद जन्मे हुए लोगों को अपना जन्म प्रमाण देना होगा। उन्हें अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है तो जन्म के समय का पासपोर्ट या वीजा भी देना होगा। चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज बताए हैं जिन्हें पहचान और जन्म प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें पहचान पत्र है, पेंशन भुगतान आदेश है, सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और जमीन या घर का आवंटन पत्र शामिल है इसमें। इसके अलावा सभी वोटरों को बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म भरने होंगे। जितने भी वोटर हैं, 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, 13 करोड़ की आबादी, 8 करोड़ वोटर, और सारे वोटरों को बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म भरने होंगे। उन्हें अपने जन्म की तारीख या जन्म स्थान और अपने माता पिता के बारे में जानकारी देनी होगी। ये नियम उनकी जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग होगा, जो पहले ऊपर में रख चुका हूं, यानी कि 1987 से पहले, 1987 के बाद, उससे पहले, ये सारी चीजें आप पहले शुरुआत में देख चुके हैं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि विपक्ष ने पहले से ही हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं ने भी शिरकत की थी। उसके बाद अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक आलेख लिखा, जो हिंदुस्तान के अलग अलग अखबारों में अलग अलग भाषाओं में उस आलेख को छापा गया था और चुनाव आयोग को, खासकर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने कई सवाल, उनके ऊपर सवालों की बौछार की थी राहुल गांधी ने, और सवालों में उन्होंने घेरा भी था। लेकिन अब जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी नए नियम के तहत मतदाताओं की पहचान हो रही है, तब इंडिया गठबंधन ने एकजुट रूप से चुनाव आयोग को आज घेरा है। आज इंडिया के नेताओं ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को सीधे घेर लिया। तेजस्वी यादव ने 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये अपने हिसाब से 8 करोड़ नए वोटर बनाना चाहते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है
कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए, तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले साजिशन मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR किया जा रहा है, और इसमें घर घर जाकर वोटरों को सत्यापित किया जाएगा और उनसे उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। ये खुले तौर पर साजिश है और डाका है। आइए जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा को। संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है, क्यों आप जवाब दे रहे? दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए, फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज, जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग, और डाका। तो ये कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अपनी बात रख रहे थे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस दौरान CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव आप देख रहे थे बगल में बैठे थे दीपांकर भट्टाचार्य। उन्होंने भी चुनाव आयोग की कोशिश पर सवाल उठाए कि इसे NRC बताया है, कि ये NRC की तहत NRC की तरह या उस राह पर ले जाने की कोशिश है। इधर अखिलेश यादव ने भी खुले तौर पर तेजस्वी यादव का समर्थन किया है। कल आपने सुना था ममता बनर्जी ने भी इसी मसले पर अपनी बात रखी थी। आज अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा उनको भी सुन लेते हैं इसी मसले पे और आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ इसमें है, सुनिए अभी। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे ही पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप पे कार्रवाई हुई है। और अभी जो लूट हुई थी कुंदरकी में, जहां पर CCTV में सब कैद है कि पुलिस के लोगों ने वर्दी उतार करके प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला। आपका मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का आप सबके पास वो विजुअल्स हैं जिसमें पुलिस वोट रोक रही है, जाने नहीं दे रही है, और यहां तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बंदूक से रोकने का काम किया। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। तो अगर ममता जी कुछ कह रही है मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं।
तो आप सुन रहे थे कि अगर ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा कुछ साजिश रच रही है। उधर तेजस्वी यादव की बातों का भी ये समर्थन कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। उनका कहना है कि ये बिहार में वोटरों को लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों से वंचित करने की साजिश है। हम इंडिया गठबंधन के तमाम साथी इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। अब जब चुनाव आयोग पूरी तरह सवालों में के घेरे में है, तब क्या पारदर्शी तरीके से बिहार में चुनाव हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और उसके साथ साथ क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों को लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, उसका जवाब मिलेगा? लेकिन इन सबके बीच एक खबर उधर संविधान को लेकर भी है। संविधान को लेकर खबर यह है कि आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले कह रहे हैं कि समाजवादी यानी इससे संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था और इन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। कल भाषण दे रहे थे दत्तात्रेय होसबले और उन्होंने ये बातें कही हैं और यहां से अब एक बार फिर संविधान का मुद्दा भी गर्मा गया है और संविधान का मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर ले जाता है। दत्तात्रेय होसबले ने यह बात क्यों कही है, ये आगे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने इसी मसले पर अपनी बात रखी। आइए उनके ट्वीट को देख लेते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे। हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। यह बात कह रहे हैं राहुल गांधी दत्तात्रेय होसबले की इस बात पे और इस प्रस्तावना को लेकर जो बात उन्होंने कही है कि प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए। तो एक तरफ आरएसएस जो चाहता है वो खुलकर सामने आ रहा है, वो बातें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ जो बिहार में हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है और क्या इसके जरिए, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बिहार जो है ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह है, यह धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। पूरे हिंदुस्तान में लागू कर क्या इनडायरेक्ट रूप से या पिछले दरवाजे से आप एनआरसी को लागू करना चाहते हैं? ये सारे सवाल, इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। आरएसएस की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की बात बहुत चिंताजनक है, क्योंकि बिहार में जो कुछ हो रहा है और उसमें भी स्पेशल रिवीजन तो आप कर रहे हैं, इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन उससे आखिर मतदाताओं को जोड़ने से ज़्यादा घटाने का काम हो रहा है। फरवरी 2025 में, इसी साल फरवरी में लगभग 4 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और अब ये लिस्ट आगे होगी और बढ़ेगी। और ऐसे में चुनाव आयोग का कहना है कि हम घुसपैठियों को और खासकर बांग्लादेशियों को यहां से बाहर करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे, ये तो आप ठीक है, आप अल्पसंख्यकों के ऊपर ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे इतर दूसरी बात जो है वो बहुत गौर फरमाने वाली है कि जो लोग 50 साल 100 साल से रह रहे हैं और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिकुलेशन की डिग्री भी नहीं है, तब वो क्या करेंगे? सवाल कई हैं। इन सवालों के पीछे आखिर चुनाव आयोग की मंशा क्या है, उस पर विचार आपके जरिए। डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग की मंशा तो बहुत स्पष्ट है। जिस तरह से पिछले 10 सालों से भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग एनडीए सरकार के घटक दल के रूप में काम कर रहा है, उसने कई प्रमाण पिछले 10 सालों में दे दिए। महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई महीने हो गए। उसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या को लेकर संदेह पैदा हो गया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार के समर्थक के रूप में, उसके सहयोगी के रूप में काम किया है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आने वाली नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए, वो बिहार चुनाव। बिहार बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती रहा है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके।
कि आज तक अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं हो पाया कि वह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। इसके लिए वे कवायद करते रहते हैं। नीतीश कुमार का आना और जाना लगा रहता है। इस वक्त भी उन्हीं के साथ सरकार में बीजेपी है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर कई चुनाव हो चुके, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बिहार। इसलिए अब चुनाव आयोग को मैदान में उतार दिया गया। तेजस्वी यादव का यह सवाल पूरी तरह वाजिब है कि सिर्फ 2 महीने में 8 करोड़ मतदाताओं की किस तरह पहचान होगी, किस तरह शिनाख्त होगी। जो दस्तावेज, जो प्रमाण मांगे जा रहे हैं, जैसे 1984 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों से उनके माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, ये बहुत असंभव सी चीज होगी कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण नहीं होगा। अमेरिका जैसे दूतावासों में जो वीजा के लिए आवेदन होता है, उसमें भी माता पिता तक की जन्म तिथि मांगी जाती है। उसमें लोग कल्पना से भर देते हैं अपनी कोई भी तारीख, लेकिन यहां वो काम नहीं चलेगा जी। तो ये सारी प्रक्रिया इस तरह से चलाई जा रही है कि जो बीजेपी का वोटर है और जो इंडिया गठबंधन का वोटर है, उसकी शिनाख्त करके, जैसे अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यकों के वोटों को नजर में रखकर कि जो कांग्रेस या राजद के समर्थक तबके हैं, जो वोट बैंक है, उसमें से किसी तरह छांट कर कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाए और जो बीजेपी और एनडीए के समर्थक तबके हैं उन्हें बनाए रखा जाए। आपने ठीक कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी गलत तरीके से, अवैध तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो गया है तो उसे बाहर निकालने का काम करना चाहिए, लेकिन उसके बहाने से जो वास्तविक मतदाता हैं, अगर उन्हें भी मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो यह चुनाव आयोग का कृत्य लोकतंत्र और लोकतंत्र के लिए जो सबसे अनिवार्य और पवित्र प्रक्रिया है निर्वाचन, उसको दूषित करने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने भी कई उदाहरण दिए, हमारे सामने वो उदाहरण भी है जिसमें चंडीगढ़ का अनिल मसीह लोकतंत्र का हत्यारा कहा गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग की तमाम ऐसी चीजें हैं जो सिद्ध हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो आपने मंशा पर सवाल किया, मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की राह को आसान किया जाए। फिलहाल दूसरे चरण में हम संविधान को बदलने वाली जो बातें हैं उस पर बात करेंगे। दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा है वो संघ का मूल विचार है। देश में जब से संविधान बना है तब से संघ को और उसकी बगल बच्चा पार्टी भारतीय जनता पार्टी को संविधान कभी भी स्वीकार नहीं था। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? कल आप बता रहे थे 19 पन्नों का जो नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग की तरफ से वो दिया गया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम ग्राफिकली शुरुआत में रख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसको पूरे देश में लागू करने की तरफ बढ़ते हुए चुनाव आयोग दिखाई देता है और ये बात कही जा रही है, भले मौखिक तौर पे ही सही, लेकिन ये बात कही जा रही है। तो इसके ज़रिए क्या एनआरसी को लागू करने की कोशिश है या इसके ज़रिए अपने वोटरों को, उन अल्पसंख्यक वोटरों को हटाने की कोशिश है जो बिहार में बहुत ज़्यादा हैं और बीजेपी के मतदाता वो नहीं हैं, ये है। और तीसरी बात यहाँ इम्पॉर्टेंट कि नीतीश बाबू आखिर चुप क्यों हैं इस पर? जी राजीव जी, पहली बात कि ये जो चुनाव आयोग का ये जो एक्सरसाइज है, इसकी संवैधानिकता को चुनौती देनी चाहिए। ये संवैधानिक और न्याय संगत नहीं है। चुनाव आयोग वोट के चुनाव कराने की संस्था है, वोटर लिस्ट बनाने की संस्था है। चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता तय करने की संस्थान नहीं है। नागरिकता तय करने का संस्थान भारत सरकार को है और वो अपना एक एक्सरसाइज करे देश भर में कौन नागरिक है कौन नहीं है। जो चुनाव आयोग का फॉर्म है पेज नंबर 17-18 पे जो नोटिफिकेशन आया है, उस फॉर्म को तो राजीव जी मैं ही नहीं भर सकता। मुझे ही नहीं पता है मेरे पिताजी का जन्म स्थान या
और डेट ऑफ बर्थ तो पता होगा कि प्रमाण कहाँ से लाऊंगा? 1947 के पहले जन्मे व्यक्ति का मैं प्रमाण पत्र कहाँ से लाऊंगा? तो आधा हिंदुस्तान वोटर लिस्ट के बाहर हो जाएगा अगर ये नियम लागू हो जाए पूरे देश में। तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान वोटर लिस्ट के बाहर हो जाएगा। कौन ला सकता है? कई मंत्री बाहर हो जाएंगे, कई तमाम जजेस और तमाम लोग बाहर हो जाएंगे। कौन ला सकता है? कई बार नहीं होते हैं पुराने जमाने में, और खासकर गांवों में। और जो अशिक्षित या गरीब लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कहाँ से कौन कौन ये कागज रखता है? और इसकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी कभी हम लोग को पड़ती नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, आपके अधिकांश क्या सारे सरकारी काम हो जाते हैं। बैंक का खाता खोलना हो, विदेश जाना हो, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, कोई पेंशन के लिए अप्लाई करना हो, आपके सारे काम हो जाते हैं। तो अगर सारे काम हो जाते हैं उन कागजों से, मैं बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ, मैं टेलीफोन लगा सकता हूँ, मैं विदेश जा सकता हूँ, लेकिन मैं वोट नहीं दे सकता हूँ। ये कहाँ का लॉजिक है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो इसकी संवैधानिकता को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देनी चाहिए। दूसरी एक जो उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है? कल भी हमने कहा था, बार बार कहूंगा कि बीजेपी के अंदर चुनाव जीतने का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। बल्कि ये कहूं कि चुनाव वो जीत नहीं पा रहे हैं। उनका आधार बहुत संकुचित हो गया है। हिंदू मुसलमान कार्ड चल नहीं रहा है, जो एकमात्र कार्ड है उनके पास। पहलगाम में भी हमने देख लिया कि जो लोग हताहत हुए, जो आतंकवादियों के हाथों, उनके ही परिवारों ने हिंदू मुसलमान नहीं किया। तो सरकार चाहती थी कि करें, ऐसा प्रचार किया गया, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं किया। तो हिंदू मुसलमान कार्ड जो है वो खत्म हो रहा है, वो चल नहीं रहा है। ये जो चीजें होती हैं कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़, इसको निकालो, दिल्ली में नए वोटर न मालूम कहाँ से आ गए, महाराष्ट्र में कितने 5 महीने में 42 लाख या कितने वोटर नए जुड़ गए। ये जो काम हो रहा है पिछले कई दिनों से, ये बहुत सिस्टमैटिक प्रक्रिया की तरफ ध्यान दिला रहा है। और वो सिस्टमैटिक प्रक्रिया क्या है कि क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, तो इनके पास सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए और तमाम सरकारी तंत्र की वजह से इनके पास डेटा है। और वो डेटा पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी हो सकता है, बूथ वाइज डेटा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि उस डेटा को इस्तेमाल मिनिमम रिजर्व वोट को एक्वायर करने के लिए कर रहे हैं। यानी हर बूथ पे, हर कंस्टिट्यूंसी में इतना मिनिमम रिजर्व वोट हमारे पास हो, और उसका इंतजाम चुनाव आयोग कर रहा है कि इतना मिनिमम रिजर्व वोट होगा तो जहां पे मार्जिन कम ज्यादा होगा वो सीटें आराम से निकल जाएंगी। तो जो लेवल प्ले फील्ड है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये एक असली जो कारीगरी वो ये है कि हर बूथ पे, हर कंस्टिट्यूंसी पे एक मिनिमम रिजर्व वोट, चाहे वो 5,000 का हो चाहे 10,000 का हो, वो इंश्योर हो रहा है। और ये काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। याद कीजिए जो प्रोफेसर सब्यसाची दास की एक रिसर्च आई थी 2019 के चुनाव की, अशोका यूनिवर्सिटी, उनका भी फाइंडिंग्स यही थी कि किन लोगों को बाहर किया जाता है। जो समुदाय, जो सामाजिक समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देते वो बाहर होंगे। अब इस लिस्ट से, जो कि एनआरसी की प्रक्रिया की तरफ इशारा करती है, इसका उद्देश्य ही मुसलमानों को बाहर करना है और दलितों को बाहर करना है। क्योंकि जो बी टीम है बहुत सारी, वो बी टीम के बावजूद भी वो बात नहीं बन पा रही है। तो अब इनको वोटर लिस्ट से ही बाहर करना है। तो इसकी संवैधानिकता जो है वो बहुत डाउटफुल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए
और फिर मैं कहूँगा कि अगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उससे हम सारे काम कर सकते हैं सिवाय वोट देने के। एक ये मॉडल आया कहाँ से है? ये मॉडल आया है डाउटफुल वोटर आसाम से, जी, जिनके ऊपर जिनके केसेस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में गए, उनको चुनाव आयोग ने डाउटफुल वोटर कर दिया। वो कितने बचे हैं? वो 1 लाख हैं लगभग। पूरे असम में 1 लाख वोट हैं, जहाँ पे दशकों से इमिग्रेशन की या जिसको कहें घुसपैठ की एक समस्या चल रही है। वहाँ पे भी डाउटफुल वोटर मात्र 1.25 लाख हैं, और आप इसको बिहार में लागू करना चाहते हैं, और ये पूरे देश का मॉडल होगा। इसकी संवैधानिकता को विपक्षी पार्टियों को चुनौती देनी चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक मैंडेट के बाहर की चीजें जो चुनाव आयोग कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास आता हूं। पंकज जी, आपसे भी चुनाव आयोग, हम बिहार की बात ना करें, बिहार में चूंकि एक चल रहा है इंटेंसिव ये ड्राइव इनकी, लेकिन बिहार के अलावा हर जगह, जैसे अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी की उधर असम से ये आया है, और आप घुसपैठिया कह के याद कीजिए कि झारखंड का चुनाव लड़े थे, और झारखंड में जो प्रभारी थे वो असम के मुख्यमंत्री थे। घुसपैठियों को आप निकालना चाहते थे। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में भाषण दे रहे थे और राजस्थान में भाषण दे रहे थे, उस समय भी घुसपैठियों की बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव के समय। लेकिन इन सब के बीच क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, और जैसे अभी पवन खेड़ा कह रहे थे कि गांधी जी की 3 बंदर, आंख बंद कान बंद, या बुरा नहीं कहूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं देखूंगा वाले, और यहां पर चुनाव आयोग बिल्कुल दूसरे ढंग से, दूसरे अंदाज में नजर आता है। तो क्या यहां पर चुनाव आयोग के जरिए, या जिस चुनाव पे अभी तक, क्योंकि इसकी गहराइयों को जरा उस दिशा में मैं लेके जाना चाहता हूं इस चर्चा को, जहां से राहुल गांधी ने एक सवाल छोड़ा है चुनाव आयोग के सामने कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद 79 लाख वोटर्स कहां से आ गए। और यहां पर अगर वो सवाल वहां आता है तो बिहार में वोटर लिस्ट, क्योंकि हम लोग 2009 के चुनाव, माफी चाहूंगा 2019 के चुनाव के बाद से, जी 2019 के चुनाव के बाद से पंकज जी हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मामला सिर्फ ईवीएम का नहीं है, मामला वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का भी है। और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला कई जगह उजागर हुआ, और खासकर वेस्ट बंगाल में भी उजागर हुआ है। और अब बिहार में इस तरीके से क्या नया कोई फॉर्मूला, कोई नई नीति लेकर के चुनाव आयोग आया है, या जो लोग घोटाला, मैं डायरेक्टली चुनाव आयोग के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो भी इस घोटाला को करना चाहता है वो उसमें सफल होने के लिए एक नई तरकीब लेकर आया है क्या? ये इसको उस हिसाब से देखा जाए पंकज जी। देखिए, यदि अपन पूरी परंपरा को आगे देखें, 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी, तो 1.5-2 साल तो वो सदमे में रही कि आखिर हुआ क्या। धीमे धीमे हल्ला होने लगा कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है, ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है। जब तक ये बात दम पकड़ती, वीवीपैट की बात आ गई, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा इलाज खोज लिया, वो था वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन का। साथ में जो आपका बूथ लेवल का विपक्षी पार्टी का एजेंट रहता है, उसको मैनिपुलेट करने का। अब जैसे प्रशांत जी बता रहे थे कि वो जो डाटा एनालिसिस के थ्रू वो देख लेते हैं कि उनको पर बूथ पे मिनिमम सिक्योर्ड वोट कितने चाहिए। अकेले मसला ये नहीं है, उसमें से 20% ऐसी जगह होती हैं जहां पर वो उस तरीके की ईवीएम को भी रख सकते हैं, जो मुझे आशंका है कि जहां से वोट को प्रभावित किया जा सकता है। 80% पे तो नहीं होता है, आप हल्ला करते रहो। अब देखिए, बिहार के में स्पेशली यानी मैं आपको कहूंगा कि ये चुनाव आयोग का मूर्खतापूर्ण निर्णय है, थोड़ा कड़ा शब्द है, लेकिन ये तय 1 जून के बाद में हर साल बिहार 5 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है।
यानी करीबन 28 जिले ऐसे हैं जहां के 50% से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुसता है। और यदि पिछले साल का आंकड़ा ही देखें 2024 का, तो करीबन 55 लाख लोग विस्थापित हुए थे। ये 55 लाख लोग कौन होते हैं? ये 55 लाख लोग अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं और अशिक्षित हैं। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि बिहार में शेड्यूल कास्ट का जो साक्षरता दर है वो 48.6 है बस। और जो बीपीएल है, एक तो बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 52% लोग हैं और इसमें भी साक्षरता की दर 50% से कम है। मुसहर सरीकी जातियां जो अति पिछड़ा हैं उनमें तो साक्षरता की दर 10% से कम है। 3700 गांव लगभग इस साल प्रभावित होने वाले हैं, ये आपदा प्रबंधन विभाग। अब यह आंकड़ा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो समय सीमा है वो 25 जून से 25 जुलाई है। ये एक्सट्रीम सावन का महीना है। भले हमारे यहाँ पानी ना बरसे, बिहार से जो आने वाली नदियां हैं, बूढ़ी, गंडक, बलान, जिनको बिहार का शोक कहते हैं, वो तबाही मचाती है। इस पोजीशन में न तो बीएलओ जाएगा, उन गांव का अप्रोच ही नहीं होगा, उन गांव में जाना ही मुश्किल है। न तो बीएलओ जाएगा, न बेचारा वो मचान पे लटका हुआ निवासी है, वो अपने कागज ढूंढ के उनको देगा। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना समृद्ध देश, 75 साल आजादी के हो गए, हम लोग Y2K तरीके में एक्सपर्ट थे, आज भी हमारे लोगों का कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी में पूछी बोलती है। हमारे यहाँ आज की तारीख तक हम तय नहीं कर पाए कि आपकी भारतीय नागरिकता का पहचान का दस्तावेज क्या होगा। आधार को पहले प्रचारित किया गया, फिर बोले जो जिनके पास पैन कार्ड है उनको पैन कार्ड को आधार से कर दो। एक नागरिकता रजिस्टर भी बना था, मेरे पास में उसकी स्लिप रखी हुई है। तो हम अभी तक, फिर मतदाता पहचान पत्र भी आपके पास में, राशन कार्ड भी है। बिहार में तो पासपोर्ट शहरी इलाकों में होगा, ग्रामीण इलाकों में तो होगा नहीं जी। जिन मतदाताओं पे संकट है, जो लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे, जो अति दलित हैं या जो निरक्षर हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो इन दस्तावेजों को समझने की है। उस फॉर्म को भरने की, वो करे फॉर्म भरना है आपको, या तो आप ऑनलाइन जमा कर दो। अब आप बताइए, वो फॉर्म वास्तव में जटिल है, वो नहीं भरा जा सकता है। और यहां तक पहचान की बात है, लो मैं आपको बताऊं, मेरा जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है मेरे पास में। 5वीं 8वीं के दस्तावेज तो हैं पर उसके, लेकिन मेरे जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे घर में शायद हम 5 भाई बहनों, लास्ट 2 का प्रमाण पत्र होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बिहार का स्पेशली पोजीशन है जहां पर आज भी 54% लोगों की डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रही है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं है। वहां पर लोगों के पास में जन्म प्रमाण पत्र भी अपने आप में संकट है। हम जिस सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हम जिस जियोलॉजिकल और भौगोलिक परिस्थिति में जी रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली चुनाव आयोग का ये निर्णय जो है, ये बेईमानी है या मूर्खता है। बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, और इनका उद्देश्य यही है कि जो ये वहां का पूर्वांचल वाला इलाके, जो यहाँ पर किशनगढ़ वाला जो इलाका है, मुस्लिम इलाका, वहां कुछ मतदाताओं के वोट कम किए जाए, और कुछ मध्य बिहार में जो अति पिछड़ा, अति दलित लोग हैं, उनके वोट कम किए जाए। शहरी इलाकों के वोट बनाए रखें, शहरी इलाके वाले ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है बेईमानी है जी। और प्रशांत जी से सहमत हूं कि इसकी टेक्निकलिटी पर एक चैलेंज करना चाहिए, खास तौर पर इस भौगोलिक परिस्थिति को लेकर कि जब भयंकर बाढ़ की स्थिति है, जब अप्रोचेबल नहीं है,
जो आपका बीएलओ है वो इतना प्रशिक्षित नहीं है, उसके पास में कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो कह रहे आपके दरवाजे में 3 बार जाएगा वो। अब 3 बार गया कि नहीं गया, इसको रिकॉर्ड करने वाला कौन है? वो बोले 25 तारीख तक फॉर्म भर के दे दो, नहीं दिया तो नाम काट देंगे। बिल्कुल जी राजीव जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर ये एक बहुत ही गंभीर मामला यहाँ पे, और बिहार में बाढ़ वाली स्थिति और खासकर सीमांचल का जो एरिया है उधर तो बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है, कोसी क्षेत्र जो है उधर, इसलिए भी बिहार के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये समय, और इसको अगर करना ही था तो कम से कम पिछले साल जब चुनाव खत्म हुआ था लोकसभा का चुनाव, उसके बाद ही शुरू करना चाहिए था। लेकिन ये आनन फानन में आखिरी समय में इसे करवाने का मतलब और मकसद क्या है, ये समझना भी जरूरी है। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप, क्या मतलब, क्या मकसद? धन्यवाद राजीव जी। मकसद केवल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है वो मतदाता सूची में रहे, जो पिछड़ा है, दलित है, पढ़ा लिखा नहीं है, अपने अभिलेखों को अपने साथ रख नहीं सकता है, वो मतदाता सूची से बाहर जाए, क्योंकि यही ऐसा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से सहमत नहीं है। आप किसी का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इस सरकार ने, इस देश ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कब से किया है? किस तारीख से यह नियम लागू किया गया? और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 100% लागू हो, इसके लिए सरकार ने कौन से प्रयास किए? आप लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की सरकारों को आप आरोपित कर दिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने, सम्मानित मोदी जी की सरकार ने क्या किया कि प्रत्येक नागरिक का जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा और इसकी एक संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। कितने लोगों को पता? अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि हम और आप अपने जन्म के स्थान का कोई साक्ष्य दे सकते हैं आप? सवाल इस बात का है कि जन्म का, हम हाई स्कूल पास हैं इसलिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हमारी जन्म तिथि का आधार मान लिया गया। हमारे पिताजी हाई स्कूल पास है तो उनका जन्म तिथि का प्रमाण मान लिया, लेकिन उनसे कहा जाए कि पिताजी को छोड़ दीजिए, आपसे कहा जाए कि अपने जन्म स्थान के बारे में प्रमाण दीजिए। अगर आप कहें कि मैं इस गांव में पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ, तो कोई साक्ष्य है क्या किसी के पास? क्या कोई सर्टिफिकेट जारी होता था कभी? जिस मकान में लोग रह रहे हैं उस मकान का कोई अभिलेख नहीं है। आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि ये मकान मेरा है। गांव में अगर 5 लोग अरे न कहें कि नहीं साहब इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के लोग इस घर में रहते थे, ये इन्हीं की जगह है, किसी के पास कोई अभिलेख है क्या? यह सरकार जो इस तरह की बात करती है, क्या इसने अपने भूल अभिलेखों को अक्रॉस द कंट्री, मान लेता हूं कि गैर भाजपा राज्यों में नहीं हो पाया, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कर दिए होते आप जी। ये तो केवल और केवल, दूसरी चीज, आप कितने गंभीर हैं? पिछले 11 वर्षों से इस देश में आप सत्ता में हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां आप सत्ता में हैं। यह पूरा का पूरा अभियान अभी तक गुजरात में क्यों नहीं लागू कर दिया गया? यही जो क्राइटेरिया आप बिहार में लागू करने जा रहे हैं, इसको आप गुजरात में लागू कर दिए होते। 20 वर्षों से अधिक समय तक आप मध्य प्रदेश में हैं, आप वहां भी इसको लागू कर देते। पूरा 1 साल 1.5 साल तक अभियान चलता और उसके बाद पूरी मतदाता सूची दुरुस्त हो जाती। आधार से मतदाता सूची जोड़ने का जो एक अभियान था, उसमें तो आज तक सफल नहीं हो पाया। तमाम तरह के सवाल पैदा हुए। सवाल इस बात का है कि जो मतदाता सूची, निश्चित रूप से मतदाता सूची को अद्यतन करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है। मतदाता सूची में भारत का नागरिक मतदाता सूची में शामिल होगा, जो भारत का नागरिक नहीं है वो मतदाता सूची से बाहर होगा। यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है। लेकिन क्या इस अधिकार का प्रयोग आप चुनाव के ठीक 2 महीने पहले शुरू कर देंगे और ये संभव है कि इसको पूरा कर लेंगे आप? ये आपकी अच्छी नीयत है कि आप चुनाव साफ सुथरे तरीके से कराना चाहते हैं। और जो इस पूरी प्रक्रिया के स्टेक होल्डर्स हैं, राजनीतिक दल से सबसे प्रमुख है, सिविल सोसाइटी उससे प्रमुख है, क्या उनसे कोई विमर्श किए बगैर आप कोई भी आदेश जारी कर देंगे? अभी आपने कुछ समय पहले बिहार की मतदाता सूची को आपने अपडेट किया, फिर चुनाव के ठीक पहले लोगों को कहा जाता है कोई अपना नाम जुड़वाना चाहे, हटाना चाहे तो कर ले, वो एक अभियान चलता है। लेकिन सघन अभियान नहीं चलता। चुनाव के एक आए मौके पर इंटेंसिव वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती। आप बिहार में चलाना चाहते हैं।
क्या बिहार में पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है और आज भी है, इस बात को सुनिश्चित कर ली है कि जितने लोग हैं आज भी उनका जमीनों का एक सर्वेक्षण चल रहा है? क्या स्थिति है उसकी? कितने उसमें विवाद है कि अगर आप कोई व्यक्ति अपने जिस मकान में रह रहा है उसे आप कहेंगे नहीं इसका प्रमाण दीजिए, कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण देने का कोई काम आपने कभी किया ही नहीं। जमीनों को तरह तरह के हिस्सों में बांट रखा है, अलग अलग कैटेगरी है। आप जब तक आप लोगों के भू अभिलेखों को दुरुस्त नहीं करते और वो भू अभिलेख दुरुस्त नहीं होते तो किस तरह से लोग अपना प्रमाण दे पाएंगे? हम अपने जन्म तिथि का प्रमाण दे सकते हैं, जन्म स्थान मेरा कहाँ है, अगर जो मैं कह रहा हूं किस जगह मेरा मैं पैदा हुआ, उसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं जी। 100% जनता उससे बाहर हो जाएगी। और अगर आप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो नागरिकों के हित में नहीं है तो उसका एजेंडा निश्चित रूप से आपके उद्देश्य को लेकर के संदेह पैदा होगा। यह पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हो आप, यह इस बात का लक्षण नहीं है। बिहार का प्रत्येक नागरिक मतदाता सूची में हो उसकी कोशिश की जा रही है, इसका यह प्रक्रिया उसका प्रमाण नहीं है। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून है, ये एनआरसी का कानून उस पर लागू नहीं होता। और जन प्रतिनिधित्व कानून में ये कहाँ लिखा है कि आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र दीजिए, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दीजिए। आप उसमें राशन कार्ड शामिल नहीं किया गया है। राशन कार्ड हमेशा से माना जाता रहा कि अगर आप राशन कार्ड दिखाएंगे तो उस इलाके की आपकी पहचान हो जाएगी। इस जो ये वाली सूची आई है उसमें राशन कार्ड को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्यों हटा दिया आपने? उसका कोई तर्क है क्या? तो आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वह प्रक्रिया कम से कम उन नागरिकों के हक पक्ष में नहीं है जो जिनकी साक्षरता बहुत कम है, जो पिछड़े हैं, जो बार बार में सूखे से प्रभावित होते हैं, माइग्रेट होते हैं, वो एक अपने इलाके छोड़ करके जाते हैं, वो अपने अभिलेखों को नहीं रख सकते, संभव नहीं है वो। और आपने लोगों के अभिलेखों को अद्यतन करने का कोई प्रयास नहीं किया और अचानक आप लोगों से इस तरह का प्रमाण पत्र मांगने लगेंगे तो आपकी नीयत को लेकर के संदेह होगा। और आपको नागरिकता का पहचान करना चुनाव का निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है, उसका मैंडेट ही नहीं है। और आप नागरिकता की बात कर रहे हैं, आप मतदाता की बात नहीं कर रहे हैं। जी। आपका काम केवल है कि मतदाताओं की पहचान करना और मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो। और इसी से यह बात लागू होती है कि जैसे जो संविधान में विवाद शुरू, आप धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान में जो शामिल किया गया इस पे आपको आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य सरकार ने आज तक इस शब्द को इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया है किसी राज्य में? लंबे समय से लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्ता में थी, इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए कोई, आप केवल एजेंडा चलाना चाहते हैं, विमर्श बदलना चाहते हैं और इस तरह की बात करके लगता है कि आप इस संविधान में कोई आपकी आस्था ही नहीं है। जो आएंगे संविधान जी, संविधान इस पे हम लोग आएंगे अभी सेकंड राउंड में आएंगे। सुनील जी इस पे आएंगे सेकंड राउंड में। और बहुत गंभीर मामला है ये संविधान वाला भी, क्योंकि एक तरफ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, वोटर लिस्ट और संविधान दोनों मामले गंभीर हैं और दोनों दूसरे से मिले जुलेंगे। बिल्कुल। संविधान में एक नागरिक के अधिकार सुरक्षित है और आप संविधान के साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हैं और नागरिकों को मिला हुआ जो मतदान का अधिकार है उसको भी आप छीनना चाहते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उस पर भी हम आते हैं, दोबारा आपके पास आता हूं और इस मसले पे भी हम लोग गहन चिंतन करेंगे। अमलेंदु जी, लेकिन बिहार को लेकर, और ये बात सिर्फ बिहार से निकली है या ये अब दूर तक पहुंच चुकी है? हरियाणा और महाराष्ट्र की बात हो रही थी, लेकिन बिहार में तो कुछ और हो रहा है। राजीव जी, असल में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग घिरते जाते हैं वैसे वैसे नई तिक्रम निकालते जाते हैं। बात हो रही थी ईवीएम मशीनों की, तो ईवीएम मशीनों पर जब घिरने लगे और ये पोल खुलने लगी कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने लगे और बहुत सारी चीजें स्पष्ट होने लगी क्या क्या है, तो मालूम पड़ा कि नई तिक्रम निकाल ली गई। वो हेरा फेरी का मामला था वोटर लिस्टों का। अब वो वोटर लिस्टों की हेरा फेरी पकड़ी गई तो अब यह कि अच्छा तुमने हेरा फेरी पकड़ ली, हमें नहीं जोड़ने दो नए नाम, हम तुम्हारे ही नाम काट देते हैं। अब चुनाव आयोग इस पर उतर आया क्योंकि जो पकड़ा गया राजीव जी कि भाई ये 40 लाख मतदाता जो महाराष्ट्र में बढ़ गए, देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में ही जो 12% मतदाता बढ़ गए, तो
तो ये आखिर कैसे पड़ गए 5 महीनों में, और इनके कोई पते क्यों नहीं मिले, ये कौन लोग थे, क्या थे, ये सब जब मालूम नहीं पड़ा तो फिर नई तरकीबें निकाली गई। और नई तरकीब ये निकाली गई है कि ठीक है, हमारे नाम अगर नहीं बढ़ेंगे फर्जी तो तुम्हारे असली भी नहीं रहेंगे। चुनाव हमको किसी भी तरीके से जीत लेना है, सरकार पर कब्जा करना है, ये एक मंशा जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ राज्य की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक संवैधानिक संस्था जो है उसका बहुत ज्यादा क्षरण हो चुका है, और वो संवैधानिक संस्था बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ती है। अब कर रही है नहीं कर रही है ये तो वो संस्था जाने, लेकिन जो जनता देख रही है और जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो यही दिखाई पड़ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्वयं के आनुषंगिक संगठन की तरीके से काम करती हुई वो संस्था दिखाई पड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्था के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं है, और लोकतंत्र के लिहाज से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का दारोमदार एक तरीके से कहा जाए राजीव जी, तो जो पूरी मुख्य प्रक्रिया है वो चुनाव की प्रक्रिया, अगर वो चुनाव प्रक्रिया ही दूषित है और पारदर्शी और अगर निष्पक्ष नहीं है तो फिर लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में है निश्चित तौर पे। तो ये चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि ये सारे जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के उसके पास माकूल जवाब हो। वाजिब प्रश्न है राजीव जी, अभी 15 दिन बाद ही आप देखिएगा, बल्कि अभी शुरू हो गया है, मतलब सूरत में आप देखिए कि किस तरीके से डूबा हुआ है सूरत। अब अगर ये बिहार में कराया जाए तो क्या सूरत में करा लेगा चुनाव आयोग अभी ये परीक्षण, जब नाव चल रही है सूरत में? तो और कोसी की जब बाढ़ आएगी तो क्या जाएंगे ज्ञानेश कुमार वहां सर्वे करने के लिए? हम चैलेंज देते हैं 15 दिन के बाद ज्ञानेश कुमार जी ये सर्वे करा के दिखा दें, कहाँ होगा? पेड़ पे चढ़े होंगे एक डाल पे आप ज्ञानेश कुमार, लेकिन यहाँ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, ये जो 3 कैटेगरी है, ये तीनों में से कोई कैटेगरी लिख दिया जाएगा, हो जाएगा काम। हाँ तो यही करना है उनको, यही करना है उनको, तभी तो ये समय चुना गया है। एक तो राजनीति जिस समय चुनाव होगा, चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हो रही होगी उस समय भी बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ होगी, और चलिए बाढ़ खत्म भी हो गई होगी, दलदल बहुत सी जगहों पे होगा। चुनाव जब तक आएगा, वोटिंग का दिन आएगा, उस दिन भी बहुत सी जगहों पे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है, ये साफ तौर पे इसका मतलब राजीव जी भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि बिहार उसके हाथ से जा रहा है अगर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो गया तो। ये इसका मतलब राजीव जी ये साफ तौर पर संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ दिख रहा है कि वहां एनडीए की सरकार किसी भी हाल में बनने वाली नहीं है। तो इसलिए अब चुनाव आयोग के जरिए ये तिकलमें लगाकर इस तरह की चीजें सब की जा रही है। कुल मिलाकर राजीव जी फिलहाल यही दिखता है कि लोकतंत्र पर खतरे की जो बातें की जा रही है वो सिर्फ बातें नहीं है, वो वास्तव में सामने दिखाई पड़ रहा है कि वास्तव में लोकतंत्र के ऊपर खतरे हैं। जी, वास्तव में लोकतंत्र के ऊपर खतरे, लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, तो उसी लोकतंत्र जिस संविधान जिसका अगर कहें तो संविधान के तहत पूरा का पूरा लोकतंत्र बंधा हुआ है, और उस संविधान को बदलने की एक कोशिश नहीं, अभी तो बयानबाजी है, लेकिन ये बयानबाजी आगे कितना बढ़ सकती, क्योंकि आरएसएस अब कह रहा है। अभी तक एक बात थी डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब, ये बात थी कि बीजेपी कह रही थी ये बात, और आरएसएस और खासकर उनके जो प्रमुख नेता हैं वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम चाहते। लेकिन अब दत्तात्रेय हौसबुले अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब अंदर खाने कुछ बात तो चल रही होगी। समाजवादी शब्द को हटाइए, आप चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता हटा दें, लेकिन आप हटाना इतना आसान नहीं है, ये हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक बार फिर आप संविधान के ऊपर प्रहार करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, जो राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं। राहुल गांधी के उस ट्वीट को एक बार फिर ले आइए स्क्रीन पे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इसे चुभता है, इन्हें चुभता है, क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। ये बात यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही चुनौती राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कहाँ पहुँच गई आप लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, संविधान व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए
हमेशा उसके हिंदू राष्ट्र के सपने के रास्ते का कांटा रहा है। जब संविधान बन रहा था, जब बन गया, तब भी संघ इसके विरोध में था। अंबेडकर के पुतले जलाए गए, संविधान जलाया गया। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर अपने झोले में संघ का संविधान लेकर चलते थे। बाद में ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी का वो झोला चोरी हो गया था। ऑर्गेनाइजर जो संघ का मुखपत्र है, 1949 में डॉक्टर अंबेडकर को ऋषि अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को महर्षि नेहरू कहकर उनकी खिल्ली उड़ा रहा था। गुरु गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में लिख रहे थे कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा अपना हो। तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के संविधान को कभी मंजूर नहीं किया। उसके बाद लगातार ये कोशिशें चलती रही। थोड़ा और पीछे जाएं, आजादी के बाद संविधान तो बन गया, मंजूर करना पड़ा, चुनाव लड़ने पड़े, पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संघ और उसकी गोद में खेलने वाली इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने सपने को कभी छोड़ा नहीं है। राजीव जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी ने आंध्र प्रदेश की एक आम सभा में कहा था कि संविधान पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी, एनडीए की सरकार, तो उसने संविधान समीक्षा कमेटी बना दी। उसके बाद क्या हुआ उसका भी हम उल्लेख कर लेते। 2008 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक फरियाद लगाई, याचिका दायर की कि समाजवाद शब्द हटा देना चाहिए, यह कम्युनिस्टों की शब्दावली का है। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। उसके बाद लोकसभा में, संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्राइवेट बिल लेकर आते रहे। एक केजे अल्फोंस ने पहले प्राइवेट मेंबर बिल लाकर संविधान में से समाजवादी शब्द हटाने की मांग रखी, प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, उन्हें भी समाजवादी शब्द से आपत्ति रही, वे भी प्राइवेट बिल लेकर आए, वो भी प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में धर्मनिरपेक्षता निहित है, उसका हिस्सा है, इसे नहीं हटाया जा सकता। अब जुमा 4 दिन पहले की बात भी याद कर लीजिए। 4 दिन मुहावरे की बात है। पिछले साल मई जून में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, अब की बार 400 पार का नारा बुलंद था, और 400 पार किस लिए चाहिए थे उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया था। अनंत कुमार हेगड़े, अयोध्या के तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह, राजस्थान की ज्योति मिर्धा और तमाम अन्य, इन लोगों ने मंच से कहा कि 400 सीटें दिलवाइए, हम संविधान बदल कर रखते। एक और सज्जन थे, शायद अब वे इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। उन्होंने एक लंबा आलेख लिखा, शायद मिड डे में लिखा था। उसमें भी उन्होंने कहा कि संविधान बासी हो चुका है, बेकार हो चुका है, इसको पूरी तरह बदल देना चाहिए। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मूलतः संविधान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। और क्या लाना चाहते हैं? वो जो झोले में लेकर चलते थे गुरु गोलवलकर, संघ का संविधान, वो जिसकी बात सावरकर आजीवन करते रहे, मनुस्मृति, उसे लागू करना चाहते हैं, क्योंकि संघ मूलतः मनुष्य की बराबरी का पक्षधर नहीं है। और समाजवादी शब्द समाज में सबके बराबर रहने, धर्मनिरपेक्ष शब्द सभी को अपने अपने धर्मों का पालन करने का हिमायती है। इसलिए अब दत्तात्रेय होस बोलो ने खुलकर कह दिया है कि ये 2 शब्द संविधान में से हटाए जाए। मजबूरी यह है भारतीय जनता पार्टी की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, खास तौर से राहुल गांधी ने, जिस तरह वो लाल किताबिया हाथ में लेकर चुनाव अभियान चलाया, उससे देश के आम जनमानस को भी ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल सकती है। इसलिए वे 240 पर सिमट कर रह गए। आप तस्दीक कर लीजिए, दत्तात्रेय होसबोले जब संविधान में से शब्दों को बदलने की मांग भरे मंच से कर रहे हैं, तो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के और संघ के थिंक टैंक में कितनी तैयारी चल रही हो। एक तथ्य और बताना चाहता हूं जो संयोग से उस क्रम में भूल गया था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1 जनवरी 1993 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। राजीव जी, उस श्वेत पत्र में संघ ने कहा था कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है। 1 जनवरी 1993, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था और उसके चंद दिनों के भीतर संघ कह रहा था श्वेत पत्र जारी करके कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है। इसलिए आज की तारीख में पूरे देश को चेत जाना चाहिए, जो संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबको बराबर का मताधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता, उस संविधान को संघ मिटाना चाहता है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि अब संविधान को बदलने की तैयारी और तेज हो गई है। संविधान को बदलने या पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी का आगाज समझिए। और दत्तात्रेय होसबोले संघ के साधारण स्वयंसेवक नहीं है। संघ की संरचना में अखबारों ने महासचिव लिख रहे हैं, यद्यपि महासचिव जैसा शब्द होता नहीं है संघ में, वे नंबर 2 हैं। उनका ये कहना बेहद चिंताजनक है। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विस्तार से आपने समझाया पूरा मामला है क्या। लेकिन प्रशांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इतना आसान है या मोदी है तो मुमकिन है हम मान लें? संविधान का विमर्श ने ही 240 पे उनको पहुंचा दिया। लेकिन जरा बात मैं उस पर लौटता हूँ जो शुरुआती आपका हम लोगों ने चर्चा की, जो ये इलेक्शन कमीशन का फरमान है। राजीव जी, अगर ज्ञानेश कुमार जी को कहा जाए कि इस पूरी एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए ये फॉर्म आप भर के दिखाएं, मैं दावा करता हूं कि बहुत मुश्किल आएगी उनको। जी, उनका भी वोटर आई कार्ड जो है वो निरस्त हो सकता है। इस फॉर्म को कोई नहीं भर पाएगा। हम अशिक्षित गरीब की बात छोड़ दीजिए, इस फॉर्म को भरना कितना मुश्किल है कि आपको अपने माता पिता की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उसका प्रमाण देना है। कौन दे पाएगा? बड़े बड़े अधिकारी नहीं दे पाएंगे राजीव जी। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। दूसरा एक बड़ा घोटाला जो इस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, देखिए ये सारा काम इस नए, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको बार बार वो मिलेगा देखने में, बीएलओ पे पॉलिटिकल पार्टीज को निगाह रखने के लिए BLA एक चुनाव आयोग ने बनाया है इस विंडो। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के पास हर बूथ पे BLA होता ही नहीं है। अब ये जो BLO है ये कौन होता है, जरा इसको भी हम राजीव जी समझ लें कि BLA कौन होता है। ये कोई टीचर हो सकता है, ये कोई आंगनवाड़ी वर्कर हो सकता है, पटवारी हो सकता है, पंचायत सेक्रेटरी हो सकता है, विलेज लेवल वर्कर, बिजली का बिल का जो रीडिंग लेने वाला व्यक्ति वो भी हो सकता है, पोस्टमैन हो सकता है, नर्सें हो सकती हैं, हेल्थ वर्कर हो सकता है, मिड डे मील वर्कर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला टीचर भी हो सकता है। तमाम इस तरीके के 13 चुनाव आयोग ने एक वो बनाए क्राइटेरिया कि कौन हो सकता है। राजीव जी, अगर कोई सर्वे किया जाए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 1000
सैंपल साइज का सर्वे करें कि ये बीएलओ कौन लोग हैं, इसमें अधिकांश लोग आपको बीजेपी से जुड़े हुए या आरएसएस से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। और ये लोकल स्थानीय आरएसएस बीजेपी के साथ मिलके ये काम करते हैं। और ये इस जो वोटर लिस्ट है उसका जो पहला जो सबसे ग्राउंड लेवल का व्यक्ति है वो बीएलओ है। ये बीएलओ कौन है, किसने अपॉइंट किए हैं, हर बीएलओ की वेरीफाई जो है पंकज जी को जोड़ रहे हैं। पंकज जी को आदेश और जारी किया है कि अब जो बीएलओ होगा वो स्थानीय होगा, यानी उसी मतदान केंद्र का निवासी होगा, ताकि उसको बाहर जाने में दिक्कत ना हो। ये एक बहुत बड़ा नहीं, ये पहले भी था पंकज जी। वह बीएलओ जो था वो पहले भी होता था कि स्थानीय होगा। वो ऐसा नहीं था कि जैसे कि अगर आप मैंडेटरी नहीं था। मेरी बात मानिए आप, नहीं था। अच्छा मान लेते हैं। मेरे यहाँ जो बीएलओ था बाहर से आता था। 2011 हो सकता है कि वो रहता हो, लेकिन अगर उसकी नौकरी अब तो उन्होंने बोला प्लेस उसी इलाके में होगा जहां पे उसका बीएलओ बनाया गया है। अब वो स्थानीय निवासी होना चाहिए उसमें। बीएलओ का उद्देश्य यही था कि 2011 में जो डॉक्यूमेंट आया इलेक्शन कमीशन का आदेश, कि बीएलओ का उद्देश्य यही था कि उसको स्थानीय लोगों को जानता हो व्यक्तिगत रूप से, उसको वाकफियत हो उसकी स्थानीय लोगों की, जनसंख्या की, आबादी की, रास्तों की, मोहल्लों की, घरों की जानकारी हो। तो वो बीएलओ, लेकिन अब इसको भी पॉलिटिकल पार्टीज को स्कैन करना चाहिए कि बीएलओ कौन अपॉइंट हुए, कौन जी, और ये बीएलओ का रुझान क्या है, ये कौन लोग हैं। तो इसमें भी बड़ा एक आपको बहुत बड़ा घोटाला घपला मिल सकता है, क्योंकि वही ये अंजाम दे रहा है जिसकी आप बात कर रहे। एएसडी, एब्सेंट शिफ्टेड डिलीट डेथ डाइट, ये जो एएसडी का जो वो है वो बीएलओ ही करता है, और उसकी कोई भी सिफारिश चुनाव आयोग के इलेक्टोरल रोल में चली जाती है। तो ये एक बड़ा घोटाला। और बिहार जैसी जगह पे जहाँ पे जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देश भर में केरल से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके इजराइल तक सड़कों के बनाने का काम बिहार के मजदूर कर रहे हैं, तमाम जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो चुनाव के दौरान लौट कर आते हैं। बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में रोजी रोजगार के लिए देश के तमाम हिस्सों में जाते हैं। वो कैसे ये डॉक्यूमेंट और ये सब चीज़ें रखेंगे अपने पास, जो आदमी इतना ट्रेवल कर रहा है, जो कहीं कहीं रह रहा है अपने रोजी रोजगार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में या दुनिया के किसी हिस्सों में। ये एक बड़ी समस्या है। जहाँ तक संविधान का मामला, राजीव जी, मैं उसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी आरएसएस का उद्देश्य ही संविधान को खत्म करना है जी, और उसमें वो लगे हुए हैं। आप थ्योरी से नहीं कर सकते, प्रैक्टिस से करते हैं। बिल्कुल। कैसे सरकार चल रही, किस तरीके से आप ये एक ही एग्जाम्पल देखिए ना कि संवैधानिक जो मर्यादा है वो क्या है, कि वो व्यक्ति जिसने भारतीय सेनाओं की प्रवक्ता को आतंकवादी की बहन का, वो मंत्री है। ये संविधान की भावना का उल्लंघन है, लेकिन वो है, मोदी जी की जानकारी में है, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद है। तो संविधान तो यहाँ पे प्रभावित हो रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं पंकज जी। आप बीएलओ की बात कर रहे थे और लेकिन उससे इतर हम बात कर रहे हैं यहाँ संविधान की। और चूंकि एक बार फिर संविधान का मामला जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है, और हमेशा संविधान की बात जब होती है तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आते हैं। क्या इस मामले में भी, यहाँ पर भी, और जैसे डॉक्टर राकेश पाठक जी ने जो अपनी बात रखी थी जिसमें कब कब किन किन लोगों ने खासकर समाजवाद शब्द को हटाने के लिए याचिकाएं दाखिल की। समाजवाद, साम्यवाद, इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं।
साम्यवाद से कम्युनिस्ट की तरफ आप जा सकते हैं, समाजवाद दूसरी चीज है। इन दोनों वादों को अलग अलग ढंग से देखा जा सकता है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में सबको घोट के पीकर और सिर्फ धर्मवाद की बात होती है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो बात फिर से आई है और चुनाव से पहले ये बात आई है, बिहार के संदर्भ में देखा जाए, अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा किनारे रखते हैं चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गड़बड़ घोटाला है कि क्या है, उसको थोड़ा किनारे रखते हैं, लेकिन यह मामला क्या बिहार में जोर पकड़ेगा? देखिए, हम लोग बहुत पहले भी चर्चा करते हैं, प्रशांत भाई खासतौर बार बार इस चीज को रिपीट करते रहे पुराने कार्यक्रमों में कि आरएसएस हर बार कोई ना कोई ऐसा शिगुफा टेस्ट र्यूमर के रूप में फैलाता है। एक वो पुड़िया फेंक देगा, फिर उसके असर देखेगा। उसके दो चीज होती है, एक तो जो विपक्षी है उनको डिरेल करना किसी दूसरे मुद्दे की ओर, जो रिलेवेंट मुद्दा है उसको शांत करना, और दूसरा साथ में ये देखना कि हमने जो ये अफवाह फैलाई है उसका इम्पैक्ट कहां तक हो। देखिए, दत्तात्रेय होसबोले जैसे अमलेंदु जी कह रहे थे, संघ में सभी जानते हैं कि अगले सर कार्यवाह वही होंगे, तो उनका जो ये बोलना है ये ऐसा नहीं कि उन्होंने यूं ही बोल दिया है, लेकिन असल चीज ये है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 साल के प्लान पे काम करती और वो ऑक्टोपस की तरह चारों ओर से घेरती। हम लोग अभी केवल धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद वाले शब्दों पर टिक गए, हालांकि समाजवाद की परिभाषा आरएसएस के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसी समाजवादी वो कंधे पे चढ़ के उन्होंने आरएसएस को लोगों के बीच में स्वीकार्यता दी और उन्हीं का खून पीकर ये आज भारतीय जनता पार्टी बन गए। तो समाजवाद शब्द को जानते हैं। आप देखिए कि आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से संविधान को घोटने की तैयारी है। एक तरफ उनका एक इरादा चल रहा है, एक देश एक चुनाव, दूसरी तरफ उनका इरादा चल रहा है समग्र मतदाता सूची को देखना, तीसरी तरफ वो काम कर रहे हैं भाषा को लेकर। धर्म, हर दूसरा आरएसएस और बीजेपी का जो मंत्री है वो कह रहा है कि हम पहले हिंदू हैं बाद में कोई है। ये आप हर चीज देखिए। तीसरा फिर संघवाद को लेकर कि जिस प्रकार से पुनर्निर्धारण जो सीट्स की चलने की बात हो रही, उसके अंदर साउथ या ऐसे राज्य जहां पर आबादी प्रॉपर नहीं, यानी उस गति से नहीं बढ़ी, जिन लोगों ने अच्छी तरीके से काम किया परिवार नियोजन पे, वहां की सीटों का कम होना, ये जो जितनी चीजें हैं ये ऑक्टोपस के बहुत सारे पैर हैं जिनसे धीरे 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 आरएसएस इस तंत्र को घोंट रहा है जी। और एक स्थिति में तब तक घोंट देगा। देखिए, इन लोगों का तरीका ये जैसे आजकल है, मॉब लिंचिंग है, सांप्रदायिक बातचीत है, किसी को जाति धर्म के नाम पे प्रताड़ित करना है। अब किसी को संवेदना ही नहीं लगती, बोलता है तो रूटीन का काम है। बहुत बड़ी संख्या में मैं वेस्टर्न यूपी के ग्रामीण इलाके तक बता रहा हूं, जो लोअर मिडिल क्लास के मुसलमान हैं वो मान बैठे हैं कि उन लोगों के वो सब हक नहीं है जो हिंदुओं के हैं। वो उनको गाली देने को या सड़क पर क्यों रे कैसे चल रहा है ये कहने पर वो उसको एक्सेप्टेबल करते हैं। हाँ यार, हम गड़बड़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपने कुकर्मों की, अनैतिकता की और गैर संवैधानिक हरकतों को बहुत धीरे धीरे एक्सेप्टेबल समाज में बनाते जाते हैं। हम ईद पे नमाज सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए हम कांवड़ पे क्या करेंगे जी। तो ये जो है ये बहुत छोटी घटना नहीं है। आप दत्तात्रेय होसबोले के बोलने को अब देखिएगा, पिछले अब आने वाले 1 महीने कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में, कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका हिट एंड ट्रायल है। बिहार में इनका जो पूरा चुनाव का मुद्दा है, अब देखिए बिहार में विपक्षी दल है या आम मतदाता इसमें अटक गया कि मैं मतदाता तो बन जाऊं, फिर मैं संविधान की रक्षा की बात करूंगा, फिर धर्मनिरपेक्षता की बात करूंगा, फिर मैं रोजगार की बात करूंगा। अभी तो मेरे सामने चिंता है कि बीएलओ भाई साहब आ जाए, बीएलओ हमारा फॉर्म ले ले, बीएलओ हमारा फॉर्म जमा कर दे।
बोलो भाई उसको मना कर दिया, लो आपका फॉर्म ही रद्द में फेंक दिया, फिर क्या करोगे आप? कितने लोग जो ऑनलाइन भर पाएंगे? और सबसे बड़ी चीज है, ऑन एन एवरेज उस फॉर्म को भरने के लिए जो मैंने देखा है, यदि सामान्य हम सरी का व्यक्ति भी देखेगा तो उससे आधा घंटा लग जाएगा जी। और उसमें कई चीजें ऐसी, जैसे कि मैं व्यक्तिगत आपको बताऊं, मेरा बर्थ प्लेस झाबुआ है, मैं कभी झाबुआ उसके बाद गया नहीं। हमारे पास में मेरे पिताजी वहां नौकरी करते थे, उसके भी कोई शायद दस्तावेज उनके ऑफिस में रखे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रियली। मेरे पेरेंट्स का तो छोड़ दीजिए, मेरा नहीं होगा, तो मेरी बेटी है उसका भी वोटर लिस्ट में नाम डाउटफुल में डाल सकते हो। तो जो बेचारे लंबे समय तक विस्थापित लोग हैं, जो लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, उन सबके लिए दस्तावेजों को एकत्र करना। और अभी आप देखिए, आपदा नियंत्रण जो है, नेशनल डिजास्टर कमेटी, स्टेट डिजास्टर कमेटी ने पूरा एक लिस्ट जारी की है कि जो बाढ़ होती है उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपके दस्तावेज नष्ट हो जाती है, उनको संभाल के रखिए, ये सरकार भी जानती है। और बिहार की बाढ़ है, फ्लश बाढ़ आती है, वो अचानक आएगी, जमीन काट के चली जाएगी और आपको भागना पड़ेगा जी। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जितनी हैं, ये धीरे धीरे संविधान को घोटने की तरफ कदम दर कदम है। आप देखिए किस तरीके से पार्लियामेंट्स कमेटी जो थी, उन संसदीय समितियों को निर्बल बनाया गया। वक्त बिल के समय आपने देख लिया कि पार्लियामेंट कमेटीज के को बाहर निष्कासित करना, उनके डिसीजन नोट्स को नहीं लेना, ये आपको दिखा रहा है कि संविधान को कैसे घोटते हैं। वो हम नहीं बदलेंगे, आप जो बिल है, नियम है कि भाई संसदीय समिति को हम नहीं भेज रहे, हम तो सीधे पास करा ले, काउंट द हेड, और करा लिया। हमने 5 को बाहर कर दिया, 4 इधर के इधर जोड़ दिए और बिल पास करा दिया। जब संसदीय तंत्र को ही आप नहीं बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारे इतने लोगों को आप विदेश के दल में भेजो, वो आपकी मानते ही नहीं। आप दलीय राजनीति को भी नहीं मान रहे भाई। एलओपी राज्यसभा लोकसभा एक डेजिग्नेट, एक संवैधानिक पद है। यदि वो आपको उन्होंने एडवाइस दिया कि हमारे इन लोग भेजो, आपने नहीं भेजा, हम मानेंगे नहीं आपकी बात, कर लो आपको जो करना है जी। तो ये संविधान में संसदीय तंत्र को पूरा ये लोग घोंटने के मूड में है। तो दत्तात्रेय होसबोले के बयान को का बहुत दूरगामी 2-4 साल में क्या असर होगा, ये देखना होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखा जाए, आप संविधान की बात भी कर रहे थे और संविधान बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इन तमाम मसलों से जुड़ा हुआ है, चुनाव आयोग भी संविधान से ही जुड़ा हुआ है, और ऐसे में संविधान के ऊपर ही फिर से आप संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों की क्या आस्था है? आप ये लंबी बहस कितनी चल रही है? पूरा देश कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संविधान सर्वोच्च है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है। गोया की जो संसद है वो संविधान से बाहर कहीं बन करके आई है, या संविधान को तय करती है संसद। ये बहस इसी तरह की चलाएंगे। ये संसदीय कार्रवाइयों की स्थिति देख लीजिए आप, संसदीय कार्रवाइयों की अवधि की क्या स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में विधानसभाओं के जो अधिवेशन हो रहे हैं, उनकी अवधि कितनी सीमित होकर रह गई है। उन अधिवेशनों में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भागीदारी कितनी है। तो पूरा का पूरा अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि संविधान के प्रति जो एक प्रतिबद्धता चाहिए वो इस सरकार में और सत्तारूढ़ दल में नहीं है। लोकतंत्र मजबूत कैसे होता है? जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें सर्वाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आप क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। आपको एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो आपके मतदाताओं के अनुकूल हो, आपके नागरिकों के व्यवस्था के अनुकूल हो, रहन सहन के अनुकूल हो। आप कह रहे हैं कि आपको अपना और अपने माता पिता का भी जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। कहां से लाएंगे आप? कौन सी ऐसी विधा आप देश में आपने लागू कर दिया है कि लोग ला करके दे दें? और बिहार जैसे राज्य में बिल्कुल यही है कि बिहार में जो प्रसव की स्थिति होती है, कितने प्रसव संस्थागत है?
घरों में सब प्रसव होते हैं। आपने क्या कोई सुनिश्चित किया है? पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नीतीश कुमार जी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि एक भी प्रसव बाहर नहीं होगा, सब संस्थागत प्रसव होंगे। कोई व्यवस्था आपने की? क्या आप दावा कर रहे हैं कि कम से कम पिछले 20 साल के बारे में लोग बता दें, बाकी अतीत कर दो, आप छोड़ दीजिए। तो एक पहल होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल हो, कोई भी पात्र मतदाता इस मतदाता सूची से बाहर न रहने पाए। बीएलओ इसमें खुदा है, जो चाहेगा वो करेगा। सबके कहेंगे सबका प्रमाण लाइए, प्रमाण होगा नहीं, वो उसको खारिज कर देगा वो कि नहीं आपका प्रमाण, आपका आवेदन पत्र ही पूर्ण है। और निश्चित रूप से उसमें वो लोग ज्यादा प्रभावित होंगे जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जी, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनकी स्थिति में खराब होगी। और पढ़े लिखे हम लोग कहते हैं कि हम 6 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग अपने माता पिता के जन्म स्थान का प्रमाण दे सकते हैं और अपना दे सकते हैं? किसी के पास नहीं है सबका। अगर हम लोग हाई स्कूल पास नहीं होते तो ये भी नहीं बता सकते थे कि हम किस सन में पैदा हुए। और हाई स्कूल का प्रमाण तो चूंकि माना जाता ये तो आप नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप राशन कार्ड नहीं मांगेंगे आप। तो संविधान को लेकर के जो पूरी की पूरी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, जो सवाल पैदा कर रहा है विपक्ष, वो बेजा नहीं है। और जो बात राकेश जी ने जो बात कही कि प्राइवेट मेंबर बिल, मैं तो कह रहा हूं कि आप सरकार में आए, आप तो 1977 की सरकार में शामिल थे और उसके कुछ ही दिन पहले शामिल हुआ था, आप खत्म कर देते। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आप लाते। आज 11 साल से सरकार सत्ता में है, 2014 में जबरदस्त जन समर्थन इसको मिला। आप उस साल कोई इस तरह का प्रस्ताव लेकर के आते कि नहीं हम इसको हटाएंगे। यह केवल और केवल एक ध्रुवीकरण की कोशिश है। ऐसा भी नहीं कि इनको ये पता है कि अगर ये दोनों शब्द हटाए गए या संविधान में इस तरह कोई परिवर्तन किया गया तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव इसका पुख्ता सबूत है कि संविधान को लेकर के लोग किस तरह से असंवेदनशील है और उसमें किस तरह का परिवर्तन नहीं चाहते। संविधान को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप इसके मूल ढांचे परिवर्तन नहीं कर सकते और आप एक अलग अलग व्याख्या लेकर के चले आएंगे तो केवल और केवल ये विमर्श को बदलने की कोशिश है। अब बिहार में जो इश्यूज है उसकी चर्चा नहीं हो। अभी आप सब में इसमें लग जाइए कि आपका नाम मतदाता सूची में रहेगा कि नहीं रहेगा। आप अपने मतदाता सूची पर अपने नाम को बचाइए। जो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर विपक्ष ने बनाने की कोशिश की और बनाने में काफी हद तक कामयाब रहा, उससे ध्यान हटाने की कोशिश है और अपने मतदाताओं को शामिल कराना और जो पिछड़े वर्ग का मतदाता है उसको मतदाता सूची से बाहर करना। और इस तरह की कोई भी कोशिश संविधान सम्मत नहीं हो सकती। संविधान सम्मत वही व्यवस्था है जो वाकई संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं। चुनाव कराना जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत है और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके तहत आपको मतदाता सूची में नाम शामिल करने या नहीं करने का प्रावधान आपको करना चाहिए। बिल्कुल। आप इतने अल्पकालिक समय में बहुत ही गंभीर तरीके से मतदाता सूची को देते नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। 3 महीने में मतदाता सूची खत्म हो जाएगी। बरसात का मौसम शुरू हो गया और आपका नहीं हो जाए, कैसे हो जाएगा? और आप जो बीएलओ की तैनाती की जो बात उठाई गई, सवाल यही है। आपके पास इतने विकल्प हैं, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बीएलओ बनाया जाएगा जो व्यक्ति सत्तारूढ़ दल के नजदीक हो। बाकी क्यों नहीं बनाएंगे? अलग अलग कारणों से उनको आप किनारे कर देते। जी, बात हम लोग कर चुके हैं इस पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं। और चाहे बीएलओ हो, बीएलए हो या फिर जी पंकज जी। देखिए, राहुल गांधी का जो अभी ट्वीट है, निर्वाचन आयोग से विवाद चल रहा है मतदाता सूची के फॉर्म को लेकर, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने 25 तारीख तक आपको दिए, आपने तत्काल 15 दिन में एक मतदाता सूची तैयार करके दे दी। अब मतदाता सूची जो दी जा रही है, देखिए उसको हमारे दर्शकों को समझना होगा विवाद क्या है। मतदाता सूची इस समय चुनाव आयोग पीडीएफ के चित्र के रूप में देता है, जिससे आप डाटा की रीडिंग नहीं कर सकते। राहुल गांधी की मांग है कि हमको ऐसी मतदाता सूची दी जाए जो मशीन पढ़ सके। मशीन पढ़ सके इसका मतलब है कोई डुप्लीकेट नाम है,
कोई एक ही पिता की 150 औलादों के नाम है, या एक ही घर में 500 लोगों के मतदाता का रजिस्ट्रेशन है, जैसा कि महाराष्ट्र में दिखा गया, तो वो मशीन उसको देख सकती है। चुनाव आयोग इसमें कमलनाथ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के का जो डिसीजन था 2018 का, कमलनाथ ने एक रिट लगाई थी, 2019 में निर्णय आया था, उसका हवाला दे रहा है। अब देखिए उसमें टेक्निकल है, मशीन रीडेबल की उस समय मांग की गई थी और उन्होंने बोला था कि ये तो मशीन रीडेबल है। आप टेक्निकल समझे कि भाई मशीन आपकी मतदाता सूची को पढ़ पा रही है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट पे प्लीड किया गया, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन आज जो बात आ रही है एडवांस टेक्नोलॉजी में, मशीन रीडेबल का मतलब है कि वी कैन फाइंड सर्च थ्रू द कंप्यूटर, वो मशीन रीडेबल। तो ये जो है इतनी जल्दी, हमने यदि आपको एक मतदाता सूची दे भी दी तो किसी भी राजनीतिक दल के पास में इतना श्रम और इतनी ताकत नहीं है कि वो मतदाता सूची को कंप्यूटर पे एक एक देखते हुए चले जाए कि इसके अंदर कॉमन नेम्स, कॉमन प्लेसेस, कॉमन फादर्स नेम्स कितने हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग जगह होगा, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग सेक्टर में होगा, आप नहीं पकड़ सकते उसको। बिल्कुल बिल्कुल, जब तो तक वो ये एक्सेल फॉर्मेट ना मिले। जी, ये बहुत बड़ा खेल है। ये आप वर्ड में भी कहते हो, वर्ड में भी ये सिंगल आदमी तलाश लेगा उसके अंदर, क्योंकि आजकल तो एआई से तलाश लेते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपको विजुअल फॉर्म में दे रहे हैं, जानबूझ करके दे रहे हैं। भाई आश्चर्य लग रहा है कि आपने वर्ड फाइल ही तो बनाई है, उसमें आपको देने में क्या तकलीफ है? यदि आपकी नीयत साफ है तो आप दे दी। बिल्कुल, ओरिजिनल कॉपी तो आपके पास है ना। यदि कोई राजनीतिक दल उसमें गड़बड़ करके आपको पेश करता है तो ओरिजिनल कॉपी आपके पास है। और आज के जमाने में सबसे अच्छी चीज तो ये है कि चुनाव आयोग को ये सब डेटा क्लाउड पे क्यों नहीं डाल देना चाहिए। जो 45 दिन की ये ईवीएम के डेटा मिटाने और सबकी बात कर रहे हैं, आप पूरे डेटा क्लाउड पे डालिए। हमारे पास में देश में बहुत बड़े बड़े सरकारी सर्वर हैं जो खाली पड़े हुए हैं, आप सबको क्लाउड में डाल दीजिए ना। जी, क्यों नहीं कर रहे आप? आपकी नीयत खराब है। चुनाव आयोग की नीयत, जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की नीयत और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की नीयत खासकर संविधान के ऊपर क्या है, और इसको साफ करना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं 2019 के चुनाव के बाद और 2024 के चुनाव के बाद भी, फिर खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद और ज़्यादा इन सब पे बातें बहुत हो रही हैं। बिहार का चुनाव सामने है और बिहार के चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर जो मामला, जो मुद्दा सामने गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर अभी चर्चा बाकी है और भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ इस पे होना बाकी है और क्या इस मसले को लेकर विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो भी देखा जाएगा। एक सलाह है प्रशांत टंडन जी की तरफ से कि इसको ले जाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं विपक्षी दल इस मसले को कहां तक पहुंचाता है। लेकिन दूसरी तरफ दत्तात्रेय होसबले जो बात कह रहे हैं, उस बात को बहुत गंभीरता से विपक्ष सोचे, देखे और उस पर भी आगे बढ़े। लेकिन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सड़कों पर दिखाई देना जरूरी।